जिस इंसान के न्यूरॉन सोए रहेंगे उसका ब्रेन स्लो काम करेगा। है क्या मेंटल मैथ? मैं सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आप मैथ्स के क्वेश्चन करिए। अबेकस एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं। वहां पर आपके नॉलेज को टेस्ट इसलिए नहीं करा जा रहा है कि आपको कितना आता है, वहां पर ये टेस्ट किया जा रहा है आपको कि आप कितने कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ये मैथ्स तो फन है, तो वो हमेशा उसको एंजॉय करेगा। कि अगर हम वेल्थ को ग्रो कराना चाहते हैं तो वेल्थ भी तो पहले माइंडसेट का खेल है। तो हमें लगता है कि कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया, बट कहीं ना कहीं वो हमें लिथार्जिक बनाता जा रहा है। संस्कृत की हालत हम सब जानते हैं हमारे देश में क्या है। एक और माइंड की साइंस है जिसे कहा जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी टिपराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हर एपिसोड में हम किसी न किसी ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आते हैं जो कुछ अलग कर रहे होते हैं अपने शहर के लिए, अपने समाज के लिए। और इसी क्रम में आज मेरे साथ हैं मिस्टर अजय जोशी, जो कि बेसिकली बाय प्रोफेशन जो हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं और गुड़गांव में उनका जॉब था। एमएनसीज में वो जॉब कर रहे थे, बहुत अच्छी सैलरी पैकेज में थे, बट कहीं ना कहीं अंदर से ये था कि जॉब में खुश नहीं थे, क्योंकि अपने लिए, अपने समाज के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे जॉब में। फिर उन्हें लगा कि कुछ तो ऐसा था अंदर चल रहा कि कुछ करना है और किसी ना किसी फील्ड में कुछ ना कुछ अपने समाज को देना है। तो इसी क्रम में उन्होंने आगे बढ़े और उन्होंने 2018 में, क्योंकि वो रहने वाले कोटद्वार से हैं, तो गुड़गांव से और कोटद्वार उनका अप डाउन लगा रहता था, टू एंड फ्रो। सैटरडे कोटद्वार आना, देन मंडे वापस जाना। और यहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए एक कुछ अलग सी क्लासेस स्टार्ट की, मेंटल मैथ्स की। उन्हें लगा कि जो रूटीन मैथ्स है उससे थोड़ा अलग हटकर बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है। तो मेंटल मैथ्स के फील्ड में वो 2018 से उन्होंने अपने आप को डिवोट किया है यहाँ पर। और 2021 में उन्होंने अपना जॉब जो है वो फुली ड्रॉप करके और पूरी तरीके से कोटद्वार में शिफ्ट होकर और बच्चों के लिए मेंटल मैथ्स में काम कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अजय जोशी जी से और जानते हैं उनके सफर के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए आपकी जर्नी क्या रही है बचपन से और अभी तक, जो आपने मेंटल मैथ्स को जो चुना है वो कैसे हुआ? देखिए मैम, अगर मैं इस जर्नी के बारे में बात करूं तो मेरा जन्म कोटद्वार में हुआ। और जन्म लेने के बाद, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मम्मी और पापा दोनों के दोनों एजुकेशन लाइन में थे, दोनों के दोनों गवर्नमेंट टीचर थे, तो जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी वहाँ पर हम लोग पढ़े। तो थैलीसैंड एक बहुत छोटा सा ब्लॉक है, एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। क्योंकि मेरे पेरेंट्स एजुकेशन लाइन में थे तो उनको एजुकेशन की वैल्यू पता थी। उन्होंने मुझे प्राइमरी एजुकेशन के बाद फिर कोटद्वार शिफ्ट किया और कोटद्वार इंटर कॉलेज और डुगड्डा इंटर कॉलेज में मेरी इंटरमीडिएट की एजुकेशन हुई। उसके बाद मेरा एक गोल था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और फॉर्चुनेटली मैं इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हुआ। मैंने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल स्ट्रीम में। और उसके बाद मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी क्रैक किए, बट मेरी जो पहली ज्वाइनिंग थी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर के साथ थी। और अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे मेडिकल में मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मेरी आई साइट वीक निकल गई। तो वहाँ से मैं वापस आया और मुझे ऐसे लगा कि अब गवर्नमेंट जॉब शायद मेरे लिए है नहीं, तो मैंने तैयारी छोड़ दी और प्राइवेट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। वहाँ पे मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा। जब मैंने शुरुआत की थी तो एक बेसिक इंजीनियर के लेवल से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जॉब शिफ्ट करता गया, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज़ को ज्वाइन किया और लगभग मैंने 18 साल कॉरपोरेट में काम किया। और मेरा जो लास्ट जॉब रहा वो हिटैची, जो एक जापानीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके साथ रहा। वहाँ पर मैं 2 डिपार्टमेंट्स को हेड करता था, प्लानिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। बहुत अच्छा सफ़र रहा वहाँ पर भी। एक दिन 2015 की बात है, मुझे अपनी नेक में पेन स्टार्ट हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे होता ही है, नॉर्मली सब कहते हैं कि भाई पॉस्चर ख़राब होता है, इसकी वजह से सर्वाइकल का पेन हो सकता है, तो आप थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए।
वो किया मैंने। उसके बाद डॉक्टर को दिखाया, एक डॉक्टर बदला, 2 डॉक्टर बदला, शायद मैं डॉक्टर ही बदलते जा रहा था और मेरा दर्द हर रोज बढ़ता चला जा रहा था। एक दिन ऐसा आ गया कि अगर मैं बेड पे लेटता था तो लेटने के बाद उठ नहीं पाता था। तो ये 2015 सितंबर अक्टूबर का टाइम पीरियड था और मेरी एमआरआई हुई, एमआरआई में कुछ भी नहीं निकला, एक्सरेज हुए उसमें कुछ नहीं निकला। तो ये बहुत एक जिसे कहते हैं ना कि सरप्राइजिंग बात थी कि दिल्ली एनसीआर में रह रहा था जहाँ पर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बिल्कुल। और वो लोग पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। स्थिति मेरी ये हो चुकी थी, अगर मैं रात में सोता था तो मुझे नहीं पता होता था कि अगली सुबह मेरी होगी या नहीं होगी। अनबियरेबल पेन की कंडीशन में मैं चला गया। कहते हैं कि जब ईश्वर को बचाना होता है, कोई पर्पस उन्होंने आपके लिए डिसाइड किया होता है, तो वो आपको बचा लेते हैं। तो शायद मेरे साथ भी यही चमत्कार हुआ। अचानक से एक दिन एक कॉल आया, जो मेरी वाइफ के फ्रेंड थे, जिनको शायद मेरी वाइफ ने 10 साल से भी कॉल नहीं किया था। उन्होंने बोला कि आप बहुत डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, तो आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, उसके अंडर में आता है लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल। तो वहाँ पर उनके एक रिलेटिव थे जो पोस्टेड थे। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार वहाँ क्यों नहीं ट्राई करते। तो हमें लगा कि हम तो इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में इतने मतलब नामी गिरामी डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, वो डॉक्टर क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने कहा आप मेरे कहने पे आइए। तो ये था कि होप तो थी नहीं कि जिंदगी शायद वापस आएगी। हम लोग चले गए वहाँ पे, बट ये एक चमत्कार हुआ। वहाँ पे जो डॉक्टर साहब थे, मैं उनको हमेशा धन्यवाद देता हूँ, हर रोज धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बोला कि आप सारे टेस्ट दोबारा करेंगे, हम आपके टेस्ट अपने सामने करवाएंगे। सो मेरे दोबारा टेस्ट हुए और टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला कि मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, एक अच्छी और एक बुरी। तो पहले क्या सुनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात सुननी अच्छी लगती है। तो हमने कहा सर अच्छी बात सुनाइए। बोला तुम बच जाओगे बेटा। तो बड़ा अच्छा लगा कि मतलब कोई होप नहीं थी और किसी डॉक्टर ने फाइनली ये कहा कि तुम बच जाओगे। तो हमने कहा सर अब बुरी बात भी बता दीजिए। तो बोले कि बुरी बात ये है कि आपका ट्रीटमेंट कम से कम 18 से 20 महीने चलेगा। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं सर, हम तो मतलब उम्मीद ही खो चुके थे जीने की कि शायद ज़िंदगी वापस आएगी या नहीं आएगी। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरी जो स्पाइन की 2 पहली बोन्स होती हैं C1 और C2, उनमें बोन ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। और ये रेयरेस्ट फिनोमेना माना जाता है बोन टीबी के फील्ड में। मतलब बोन टीबी शायद नॉर्मल है, बट स्पाइन के C1 C2 में बोन टीबी होना बहुत रेयरेस्ट होता है। अच्छा। तो फाइनली उन्होंने डायग्नोसिस की और एक मैकेनिकल फ्रेम मेरी बॉडी में फिट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 होल अभी भी आपको यहाँ पे निशान दिखाई देंगे, और 2 पीछे स्कल पे करे, 4 हो ड्रिल करके। अच्छा। और एक मैकेनिकल फ्रेम मेरी बॉडी पे लगा दिया ताकि मेरे जो स्कल का लोड है वो नेक पे ना आए। तो जो C1 C2 है उस पे लोड खत्म कर दिया उन्होंने और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मतलब वो मैं एक चमत्कार मानता हूँ, क्योंकि वो नवरात्रों का दिन था जब मेरे बीमारी को पकड़ा उन्होंने। और फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, 3 महीने तक वो फ्रेम लगा रहा। मतलब हर महीने मेरी एक्सरे होती थी और वो डॉक्टर साहब पूरी प्रोग्रेस को मॉनिटर करते थे। फाइनली मतलब 1.5 साल के स्ट्रगल के बाद मैं बच गया। तो फिर ये लगा कि कोई ना कोई बात तो है, अदरवाइज हर क्षण इस दुनिया से लाखों लोग जा रहे हैं, मुझे बचाया है तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। और मुझे नहीं पता था वो क्या है, बस ये दिमाग में रहता था कि कुछ तो होगा जिसके लिए ये जीवन वापस मिला है। तो ऐसे ही दिमाग में आया कि क्यों नहीं अपने होम टाउन के लिए कुछ करा जाए, लेकिन कुछ क्या, क्योंकि वो कुछ डिफाइन करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो मेरे पेरेंट्स एजुकेशन की लाइन में थे, मेरे चाचा चाची लोग, मैक्सिमम लोग टीचर्स ही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद टीचिंग हमारे डीएनए में है। तो जी। कुछ ऐसा करा जाए कि जिससे हम बच्चों के लेवल को अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो वो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उसका जवाब हमें मिला कि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों की एक वीकनेस रहती है। और मैं और मेरी वाइफ दोनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो हमें हमेशा मैथ्स अच्छी लगी। तो हमें लगा क्यों नहीं हम छोटे बच्चों के मैथ्स के लिए कुछ करते हैं। तो गुड़गांव में हम रहते थे, वहाँ पर अबैकस, वैदिक मैथ्स, मेमोरी टेक्निक्स, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। तो हमने कहा चलिए सैटरडे संडे में हम सीख लेते हैं। तो हमें बहुत कम टाइम लगा इन चीज़ों को सीखने में, क्योंकि वो बच्चों के लिए होती हैं तो हमें इतना टाइम नहीं लगा।
फिर बैकग्राउंड भी आपका सेम? हमारा बैकग्राउंड भी मैथ्स का था, तो मतलब हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई उसको सीखने के लिए। हमने जॉब में रहते रहते बहुत आसानी से सीख लिया। फिर हमने डिसाइड किया कि अब सीख लिया है तो सिखाना भी है, क्योंकि आपके उस स्किल का कोई बेनिफिट नहीं है जब तक वो आप दूसरों को पास ऑन नहीं कर सकते। तो हमने 2018 में सैटरडे संडे कोटद्वार आना शुरू किया, और एक दिन मैंने अपने पिताजी को बोला कि आप कोटद्वार के कुछ लोगों को बुलाइए, 100, 150, 200 जितनी आपकी जान पहचान के हैं, और एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे चाय और पकोड़े का। और मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा और एक प्रेजेंटेशन बनाई, और मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं, मैं बता नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ये एक नई चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो माइंडसेट को ब्रेक करना। तो मैंने प्रोजेक्टर लगाया, और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि करीब 150 लोग आए उस दिन, और मैंने 4 या 5 सेशन में प्रेजेंटेशन दी, और पहले दिन हमारे पास 16 एडमिशन्स हो गए। अरे वाह! और हम लोग सिर्फ 5 किट लेके आए थे मैम। हमें लग रहा था 5 भी अगर स्टूडेंट मिल जाते हैं हमें, बहुत बड़ी बात तो है। बहुत बड़ी बात है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोटद्वार के लोगों ने बात समझी और हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया यहाँ पे। तो आप लगा लीजिए 5 किट थी हमारे पास और 16 एडमिशन थे हमारे पास। तो हमने फिर ये बोला उनको कि ठीक है, आप हमें 1 वीक का टाइम दीजिए, जब हम नेक्स्ट वीक आएंगे वापस तो हम बाकी बच्चों के लिए भी किट्स ले आएंगे। तो फिर सैटरडे संडे में इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का रहा कि वो ज़्यादा पढ़ाती थी, मेरा काम मैनेज करने का ज़्यादा रहता था। तो जब हमने वो शुरुआत की तो और बच्चे आने लगे, और हमारे पास लगभग 50 बच्चे हो गए सिर्फ सैटरडे संडे में। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि मतलब ना कोई एडवर्टाइजमेंट, वो सब वर्ड ऑफ माउथ से हो रहा था। बच्चों के रिजल्ट चेंज हो रहे थे, वो लोग जो पेन पेपर से कैलकुलेशन कर रहे थे वो माइंड में करने लगे, तो माइंड कहीं ना कहीं शार्प हो रहा था उन बच्चों का। हाँ, रिजल्ट था बिल्कुल। तो उन पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ट्रस्ट किया, और करते 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 फिर 50+ बच्चे हो गए। तो फिर हमें मना करना पड़ता था क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन होती थी। हम लोग गुड़गांव से सुबह 4 बजे चलते थे सैटरडे को, और फिर दिन से क्लास करके संडे को सुबह स्टार्ट करके 1-1:30 बजे तक क्लास करी, और उस टाइम गुड़गांव पहुंचने में 9 से 10 घंटे लग जाते थे क्योंकि सड़कें इस तरह से बनी भी नहीं थी। अभी तो बहुत अच्छे एक्सप्रेसवे बन गए हैं। तो रात के 9-10 बजे संडे को हम वापस पहुंचते थे। तो हमारे लिए 50 बच्चे मैनेज करना भी एक चैलेंज होता जा रहा था। फिर धीरे धीरे दिमाग में ये बात आई कि अगर हम 50 बच्चों के साथ काम कर सकते हैं तो 500 के साथ क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन दोनों वेल पेड जॉब में थे, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता कि अगर हम एकदम से जॉब छोड़ देते। बिल्कुल। बट कहते हैं कि कभी भगवान ने आपके लिए कुछ और डिसाइड किया होता है, तो उन्होंने हमारी डेस्टिनी कुछ और ही लिखी हुई थी। तो पहले मैंने अपनी वाइफ को यहाँ पे शिफ्ट किया फुल टाइम, फिर बीच में कोरोना आ गया एकदम से 2020 में। तो फिर मुझे लगा कि ये राइट टाइम नहीं है जॉब छोड़ने का। फिर मैं जॉब में कंटिन्यू रहा, हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते रहे यहाँ पे बच्चों की। और फिर जब कोरोना सबसाइड हुआ तो हमने सोचा कि चलिए अब इस काम को आगे तो बढ़ाना ही है, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा तो मिलेगी नहीं, और अगर सोच लिया है तो अब करना है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहता हूँ कि ये सिद्ध बाबा की कृपा है कि उन्होंने बुलाया हमें कोटद्वार में। तो फुल टाइम हम 2021 जुलाई को कोटद्वार आ गए, और उसके बाद से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी लगभग 1400+ बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं कोटद्वार में। जो एक बच्चे से हमने शुरुआत की थी वो आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई है, और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर मिल रहा है पेरेंट्स से, बच्चों से। कई बच्चे हमने नेशनल लेवल पे निकाल दिए मेंटल मैथ्स में, हर साल ही निकल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक सफर रहा। जो आपका फील्ड है मेंटल मैथ्स, तो थोड़ा सा पहले तो ये बताइए कि मेंटल मैथ्स है क्या। जैसे आप वैदिक मैथ्स उसमें आता है, आपका अबेकस उसमें आ जाता है, तो थोड़ा सा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कि है क्या मेंटल मैथ्स। देखिए मैम, मेंटल मैथ्स में 2 चीजें आती हैं जो हम पढ़ाते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं। एक होता है अबेकस और दूसरा होता है वैदिक मैथ्स। सो अबेकस नॉर्मली हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे यूकेजी से स्टार्ट करके क्लास 5th या 6th तक के बच्चों को हम लोग अबेकस पढ़ाते हैं। अबेकस एक टूल पे सिखाया जाता है जिसे अबेकस टूल कहा जाता है, और ये एक चाइनीज़ या जापानीज़ मेथडोलॉजी है मैथ्स को सीखने की। तो हम लोग जापानीज़ मेथडोलॉजी को लेके चलते हैं, और उसमें पहले टूल पे बच्चों को बीट्स के थ्रू नंबर्स का ज्ञान दिया जाता है,
क्योंकि देखिए अगर आप पेन पेपर से बच्चों को उलझाएंगे तो शायद वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, लेकिन जब आप उनको एक टूल देते हैं, एक टॉय देते हैं बेसिकली, और उस पे आप उनको नंबर बनाना सिखाते हैं, तो इवन एलकेजी का बच्चा भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीख जाता है। फिर उस टूल को हटा दिया जाता है एक लेवल के बाद, और बच्चों का जो माइंड होता है वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह होता है। अभी हमारे माइंड में तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, सो कुछ भी ड्रॉ करना मुश्किल हो जाता है, विजुअलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों का माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है, तो वो टूल उनके माइंड में छप जाता है, और उसके बाद सारे बीट्स का मूवमेंट वो बहुत इजीली कर लेते हैं अपने माइंड में। तो वो सारा एक खेल है जिसके माध्यम से वो टेबल्स बनाना सीख जाते हैं। जैसे हम अगर अपने स्टूडेंट्स को बोलें कि चलिए आप 86 का टेबल सुनाओ, तो वो इजीली बना सकते हैं, जबकि स्कूल में क्या होता है 20 तक के पढ़ाई एक तरह से रटाए जाते हैं, और बीच में बच्चा अटका तो फिर शुरू करेगा, वो बिल्कुल 1 से शुरू करता है, 18 1 जा 18। बट हम क्या करते हैं, हम टूल पे टेक्निक सिखा देते हैं बच्चे को, और जब वो टेक्निक जानता है तो वो किसी भी नंबर का टेबल इजीली क्रिएट कर लेता है। फिर एडिशंस हो गए, बेसिक चीजें जो अबैकस सिखाता है, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हो गए। सो ये सारी बेसिक चीजें बच्चों की स्ट्रांग हो जाती है। इवन मतलब हम शुरुआत सिंगल डिजिट से करते हैं, फिर डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट पे भी बच्चे बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों का लेवल अपग्रेड हो जाता है। सो जो काम वो पेन पेपर से एक अच्छा खासा टाइम लगा के करते हैं, अबैकस से वो माइंड में कर लेते हैं, और मुझे लगता है कुछ बच्चों की स्पीड तो 5-5 गुना तक बढ़ जाती है कैलकुलेशन करने की। अच्छा। तो ये अबैकस के थ्रू होता है। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको हम लोग वैदिक मैथ्स सिखाते हैं। वैदिक मैथ्स हमारे वेदों से आई हुई है। वैदिक जो वर्ड है पहला, उसका मतलब ही यही है कि इट कम्स फ्रॉम वेदास। और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जिस चीज पे मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा होता है उसको हम इंफीरियर समझते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा गलत फहमी है हम लोगों की। जो हमारे 4 वेद है उनमें से अथर्ववेद में बहुत अच्छे तरीके से मैथ्स को डिस्क्राइब किया गया है, बट उसको पढ़ना, उसको समझना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट काम होता था, क्योंकि वो संस्कृत में लिखे हुए थे, और संस्कृत की हालत हम सब जानते हैं हमारे देश में क्या है। बट पिछले 15 से 20 सालों में वैदिक मैथ्स को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और आपको संस्कृत आने की कोई उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको एक तरह से हम स्पीड मैथ्स बोल सकते हैं। उसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारे कैलकुलेशंस को बहुत मल्टीपल टाइम्स अच्छा कर देती हैं। तो जो हमारे स्कूल मेथड है उसमें हमें पेन पेपर लेके बैठना पड़ता है, और अच्छा खासा टाइम लगता है सॉल्व करने में। वैदिक मैथ्स की हेल्प से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद उन सारी कैलकुलेशंस को माइंड में कर सकते। और वैदिक मैथ्स में जो कैलकुलेशंस होती हैं, बेसिक कैलकुलेशन तो सारी होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा उसमें क्यूब रूट्स हो गया, स्क्वायर रूट्स हो गया, क्यूब्स हो गया, स्क्वायर्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, एवरेज हो गया। इस तरह की जो मैथ्स है जो 8 तक पढ़ाई जाती है, वो सारी मैथ्स माइंड में करी जा सकती है। सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अब देखिए पेन उठाने में क्या होता है, जब आप पेन उठाएंगे तो आपको लिखना भी पड़ेगा नंबर्स को, तो टाइम कंज्यूम होगा आपका। बिल्कुल। और जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे उतना बेसिकली आप कंपटीशन से दूर जा रहे हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास एक फिक्स टाइम है जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आने हैं जी। और आज की डेट में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखिए, कम से कम 50% मैथ्स होती है। मैंने कई सारे जो एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली सैनिक स्कूल के एग्जाम्स जो होते हैं, जो 6th और 8th के बच्चे देते हैं, मैंने वो पैटर्न से स्टडी किए। सो एग्जैक्टली 50% वेटेज मैथ्स की है। हाँ जी। अगर 400 मार्क्स का पूरा पेपर आता है, 200 मैथ। तो अगर आप मैथ्स में मास्टरी करते हैं तो उसको क्रैक करना बहुत आसान है। 50% तो वैसे ही हो गया। क्योंकि बाकी 50% में आपका इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है, तो वो तो सबका एक जैसा ही होगा लगभग जो तैयारी करेगा। बट जो एज मिलता है वो मैथ से मिलता है। तो ये चीज अगर आप सीख जाते हैं तो आप उन कॉम्पिटिशन्स को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जैसे अबैकस के बारे में मैंने बताया या वैदिक मैथ्स के बारे में बताया, कहीं ना कहीं बच्चे का कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ता है। बिल्कुल। अगर एक बच्चा पेन पेपर लेके 1 मिनट लगा रहा है उस क्वेश्चन को करने में, और जिसने अबैकस वैदिक मैथ्स सीखा है वो 5 या 10 सेकंड में निकाल दे रहा है, तो दोनों के कॉन्फिडेंस लेवल में कितना फर्क होगा आप देखिए। और इसकी वजह से मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चे का। क्योंकि मैं एक सर्वे पढ़ रहा था हमारे देश का,
तो वो सर्वे ये कहता है कि हमारे देश के 82% बच्चे मैथ से घबराते हैं। 6 to 8 क्लास की फोबिया एक बना फोबिया है, हाँ, मैथ्स का। तो कहीं ना कहीं ये क्यों है? ये इसलिए कि फंडामेंटल वीकनेस के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हर क्लास में जब वो आगे जाते हैं तो मैथ्स का लेवल अप ही होगा, डाउन तो नहीं होगा। अगर 6 का बच्चा 7 में जा रहा है तो उसकी मैथ्स तो डिफिकल्ट होगी ना, बट अगर वो उस फियर के साथ 7th में जा रहा है तो वो और घबराएगा, अगली क्लास में और घबराएगा, तो वो इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा बच्चे का? वो एक फोबिया ही बन जाता है और इसीलिए हर 100 में से 82 बच्चे मैथ से घबराते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और पिछले 2-2.5 साल से तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, वो दिख रहा है, वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोटद्वार के बच्चों के साथ है, वो पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है। तो वो कहीं ना कहीं जब वो बच्चे क्लास 1, 2, 3 जो उनकी बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्री क्लासेस होती हैं वहां पर वो वीकनेस लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं, वही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। एग्जैक्टली। सो वहीं पर उनको वो कॉन्फिडेंस, वो इंटरेस्ट मैथ्स में दिया जाना जरूरी है और इसीलिए हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम यूकेजी से लेके क्लास 5 के बच्चों के साथ काम करें, क्योंकि नींव मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल नींव मजबूत होगी तो आगे इमारत तो फिर मजबूत होगी। बिल्कुल मैम। तो ये सारे बेनिफिट्स बच्चों को मिलते हैं। फिर जो हमने अबैकस के बेनिफिट्स देखे, सबसे पहले हमने अपने खुद के बच्चों में देखे। अबैकस एक बहुत पावरफुल प्रोग्राम होता है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। अबैकस सिर्फ मेंटल मैथ्स के लिए नहीं होता है, अबैकस मेमोरी पे फर्क डालता है, क्योंकि जब आप 100 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइंड में, तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी की ट्रेनिंग भी तो हो रही है। आप उतने नंबर्स को प्लस माइनस कर रहे हैं माइंड में, तो वो सारी कैलकुलेशंस को आप याद करना सीख रहे हैं। फिर जब हम ओरल प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं, तो उनका फोकस इंप्रूव होता है। अगर आप किसी बड़े को बोल दीजिए कि 100 नंबर सुनने हैं आपने, आज की डेट में किसी के अंदर वो पेशेंस नहीं है। बट हम बच्चों को जब अबैकस में प्रैक्टिस कराते हैं तो बच्चे 100 नंबर्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं, और अगर एक भी नंबर ध्यान से नहीं सुना तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि वो तो मैथ्स है, नंबर्स का खेल है। बिल्कुल। उनका फोकस बहुत अच्छा इंप्रूव होता है, क्योंकि एक तो लिसनिंग पावर उनकी डेवलप होती है, साथ में जब वो बहुत ध्यान से नंबर्स को सुनते हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर है उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं, और उसकी वजह से उनका फोकस, उनका कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका फोकस अच्छा हुआ है तो वो सिर्फ मैथ्स में ही नहीं हेल्प करेगा, आपको बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। तो अबैकस बेसिकली एक पूरा ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है, और हमने कुछ हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन की टेक्निक्स भी डाली हैं ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई की तरह ना लें उसको, थोड़ी बहुत एक्टिविटी भी होती है उसमें, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चे का, और ओवरऑल ब्रेन पे असर डालता है अबैकस। तो अबैकस बहुत पावरफुल चीज़ होती है। फिर उसके बाद जो अबैकस नहीं कर पाता वो वैदिक मैथ्स करके दिखाती है। तो वैदिक मैथ्स एक लेवल अप होता है, बड़े बच्चों के लिए होता है, और अबैकस छोटे बच्चों के लिए होता है। तो यही दोनों के बीच फर्क है। अगर हम इसमें बात करें जो हमारी स्कूल मैथ्स होती है, जो बच्चे जर्नली अपनी क्लासेस में पढ़ते हैं, और जो आपका वाला पार्ट है मेंटल मैथ्स जो आप कह रहे हैं, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब अगर वो पढ़ रहे हैं तो फिर इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये कैसे हेल्प करता है, और थोड़ा सा इस पर भी बताएं। देखिए मैम, मैथ्स तो मैथ्स ही है, दोनों जगह सेम ही है जी। जो स्कूल मैथ्स है वो बेसिकली एक डिफरेंट मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और उसमें हमें पेन और पेपर का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों का टाइम लगता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को स्लो बनाती है। अब अगर वही काम आप कम टाइम में कर सकते हैं तो क्यों नहीं। फर्क सिर्फ यही है कि वो हमें शायद वेस्टर्न कल्चर ने दिया है वो सिस्टम, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये जो हमारा वैदिक सिस्टम है इसको हम कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस कम देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले सालों में, जैसे हमारी भारत सरकार भी इस बात पे बहुत जोर दे रही है कि वैदिक गणित को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है, और मैंने कुछ बुक्स भी देखी हैं CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड की, कहीं ना कहीं वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स इंक्लूड होना स्टार्ट हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे ये रिप्लेस करेगा। सो वो पेन पेपर वाला मेथड है, और जो वैदिक मैथ्स है वो माइंड में कैलकुलेशन वाला मेथड है, वो फास्ट मेथड है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला मेथड है, टाइम सेविंग करता है, और
अल्टीमेटली जब आप, जैसे मैंने बोला कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, वहां पर आपके नॉलेज को टेस्ट इसलिए नहीं करा जा रहा है कि आपको कितना आता है, वहां पर ये टेस्ट किया जा रहा है आपको कि आप कितने कम टाइम में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो वहां पर आपके मेथड को कोई नहीं देख रहा है, वहां पर अल्टीमेटली ये देख रहा है कि आपको 100 क्वेश्चंस मिले करने के लिए और आपने कितने सही किए। तो वहां पर वैदिक मैथ्स बहुत या अबेकस बहुत हेल्पफुल होता है। वहाँ पे अगर आप स्कूल मेथड से करने जाएंगे तो शायद बहुत कम स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो बहुत सारे चैप्टर हैं हमारे 6, 7, 8 की बुक्स में, तो वो सारे के सारे चैप्टर आप माइंड में सॉल्व करके क्लोज कर सकते हैं। बट वही है कि आज की डेट में अगर बच्चा डायरेक्ट आंसर लिखेगा तो शायद बोलेंगे कॉपी कर दिया उसने कहीं से। तो सरप्राइज हो सकता है टीचर भी या जो चेक कर रहा होगा कॉपी की भी, इसने किया कैसे। बट वैदिक मैथ्स बहुत अच्छे से उस सिस्टम को डिफाइन करता है। वो सीधे कहता है कि आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, जरूरत ही नहीं है आपको पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने की। और वो वेल डिफाइंड है, मतलब आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। प्रूवन मेथड्स हैं, आज के नहीं हजारों साल, क्योंकि वेद आज के नहीं है हमारे, हजारों साल पुराने वेद हैं हमारे। तो यही डिफरेंस है स्कूल मैथ्स और वैदिक मैथ्स में। तो स्कूल मैथ्स में जो मैथ्स पढ़ाई जाती है उसके बहुत सारे चैप्टर वैदिक मैथ्स में कवर हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए मैथ्स में हर जगह कैलकुलेशन है, चाहे वो स्कूल मैथ्स हो या कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो, उसमें कैलकुलेशन तो होगी। और वो कैलकुलेशन अगर आप जो आपने क्लास 1, 2, 3, 4, 5 या एलिमेंट्री क्लासेस में सीखे हैं, वो वाले मेथड फॉलो करेंगे तो आप स्लो बने रहेंगे। और वैदिक मैथ्स उन बेसिक कैलकुलेशंस के लिए भी बहुत अच्छी टेक्निक्स देता है, तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं और कहीं ना कहीं अपना समय बचा सकते हैं, फास्ट बन सकते हैं। सर ये डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्पफुल है? मान लीजिए जैसे हमारी वाली है, कभी कहते हैं यार cos थीटा tan थीटा कभी डे टू लाइफ में तो यूज हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है जो वैदिक मैथ्स है, जो हमारा मेंटल वाला पार्ट है, मेंटल मैथ्स का डे टू डे लाइफ में कैसे हेल्प करता है? देखिए मैम, हर इंसान के पास ब्रेन होता है और इसी की वजह से हम रिजल्ट्स डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस कर रहा होता है हम कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अक्लमंद इंसान है। इसका मतलब उसका ब्रेन बहुत अच्छा चल रहा है, ब्रेन अच्छा। और जो रिजल्ट अच्छे क्रिएट नहीं कर पाता, कम मार्क्स लेके आता है, उसको हम कहते हैं कि ये मंद बुद्धि है, क्योंकि इसका ब्रेन सही से काम नहीं, इसका दिमाग, कई पेरेंट्स भी कहते हैं कि अरे इसका तो दिमाग ही खराब है, इसका तो ये तो यूज ही नहीं करना जानता अपने ब्रेन को। मैं सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखना चाहते हैं तो आप मैथ्स के क्वेश्चन करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स आपके ब्रेन को एक्टिव करता है। और हमारा ब्रेन जो होता है उसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जिस इंसान के न्यूरॉन सोए रहेंगे उसका ब्रेन स्लो काम करेगा, जिस इंसान के न्यूरॉन एक्टिव रहेंगे उसका माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा। तो मैथ सबसे पहले, क्योंकि मैं तो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मैंने खुद देखा है पिछले कुछ सालों में कि मेरे ब्रेन की एक्टिवनेस बहुत बढ़ गई है। क्योंकि एक नॉर्मल रूटीन जब जॉब कर रहे थे तो वहाँ पर एक अलग तरह का डेली रूटीन फॉलो हो रहा था। हर चीज कंप्यूटर में डालो आंसर मिल जाता है आपको तो ब्रेन यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो हमें लगता है कि कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया, बट कहीं ना कहीं वो हमें लिथार्जिक बनाता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो मैंने खुद फील किया है पिछले कुछ सालों में, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो खुद भी मैं माइंड में आंसर निकालता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि मेरे ब्रेन की एक्टिवनेस बहुत बढ़ गई है। और उस एक्टिवनेस बढ़ने से मेरे खुद के रिजल्ट चेंज होने स्टार्ट हो गए। मेरी मेमोरी पे फर्क पड़ा है। मेरे जो डेली रूटीन के जो काम थे, मुझे अब प्लानिंग करने में बहुत आसानी रहती है। मुझे याद रहता है मुझे क्या करना है पूरे दिन भर में, कितने बजे करना है, किससे मिलना है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मैथ्स जो है ना, और खासकर वैदिक मैथ्स, क्योंकि वो सीधे सीधे माइंड का खेल है, सब कुछ माइंड में करना है आपने, तो आपकी माइंड की एक्टिवनेस को बढ़ाता है। और जब माइंड की एक्टिवनेस बढ़ती है तो ओवरऑल आपके रिजल्ट्स चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब मैं और मेरी वाइफ दोनों ही हम इसके प्रूफ्स हैं। हम 18 साल कॉर्पोरेट में रहे और पिछले 4-5 सालों से इस फील्ड में हैं, तो हम खुद अपनी लाइफ में ये चेंजेस महसूस कर रहे हैं। दूसरा, ये कहा जाता है कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो कहीं ना कहीं उसको कहने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि मैथ्स लॉजिक पे बेस है। आप एक ही आंसर लेके आ सकते हैं मैथ्स में, बाकी सब जगह सब्जेक्टिव हो सकता है, आपका कुछ ओपिनियन हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, लेकिन मैथ्स में एक ही आंसर आएगा। मेथड मल्टीपल हो सकते हैं,
आप 5 मेथड से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर में आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो सही आंसर है वो सही होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लॉजिकल बनाता है अपनी लाइफ में, तो ये बहुत जरूरी चीज है। और जो लोग लॉजिकल हैं कहीं ना कहीं उनकी सुनी जाती है। सीधी सी बात है। आप बिल्कुल। तो डेली लाइफ में आपको बहुत एक जिसे कहते हैं एक लॉजिकल रैशनल इंसान बनाता है मैथ्स। माइंड की एक्सरसाइज भी ये करवाता है। बहुत ज्यादा, है ना? बहुत ज्यादा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बॉडी की एक्सरसाइज के लिए जिम में चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं, लेकिन ये जो हमारा सीपीयू है वही इस पे काम करने की हम सोचते ही नहीं है। और सारा खर्चा हम गर्दन से नीचे करते हैं अपने ऊपर। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छी बेल्ट पहनते हैं, सारा खर्चा हम अपनी नेक से नीचे करते हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ में रिजल्ट क्रिएट कर रहा है ब्रेन, उसकी एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते हैं। और यही चीज हमें छोटे बच्चों को भी सिखानी है, यही चीज खुद के लिए भी सीखनी है। अगर आप एक छोटा छोटा कैलकुलेटर ना यूज करके खुद से करने लगिए, तो आप देखेंगे आपका ब्रेन एक्टिव होता जा रहा है। ये ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बड़ों के लिए भी आपके पैकेज में कुछ है या सिर्फ बच्चों के लिए? जैसे हमारा ब्रेन भी बिल्कुल लेथार्जिक हो गया। तो मैं वही बिल्कुल, देखिए सीखना जो चाहे, अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 37 साल की उम्र तक मुझे ऐसा लगा कि बहुत कुछ कर लिया लाइफ में। एक होता है ना कि मतलब आप सेटल्ड हो, आप एक कूल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल में क्या होता है, पांच दिन आप नौकरी कर रहे हो, फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ हम लोगों की जॉब थी। और आप मतलब आप कभी आइए कभी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। तो एक होता है ना कि आप फिर जब आप कई साल उसी कंपनी में रह जाते हैं तो आप सीनियर भी हो जाते हैं, तो आपको ये लगता है कि चलिए ठीक है, मतलब लाइफ अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक मोनोटोनस लाइफ से आप बाहर आते हैं। तो 37 ईयर्स की एज तक मुझे ऐसे ही लगा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ है। जब मुझे ये सारी मैंने अपनी बीमारी के बारे में आपको बताया, जब एक थोड़ा सा डायरेक्शन मिलने लगी ईश्वर से, तो हमने स्टार्ट किया सीखना। वैदिक मैथ सीखा, अबैकस सीखा, मेमोरी टेक्निक सीखा। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मुझे बोलना नहीं आता था, बिल्कुल ही नहीं आता था। मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान था जो अपनी ज़िंदगी में मस्त था कि ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं ना लाइफ में, बस हमें दुनिया से क्या मतलब। और बहुत लिमिटेड सोसाइटी में पार्टिसिपेशन रहता था। तो मुझे लगा नहीं, मतलब अगर हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं तो वो लाइफ तो सभी जी रहे हैं। फिर मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखा। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छी स्पीकिंग आती है, बट मैंने 37 ईयर्स के बाद ये सारी चीजें सीखनी शुरू की। तो जैसा आपने बोला कि बड़ों के लिए पैकेज है, बिल्कुल नहीं, मैं है। वही कह रही हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट में या जो आप सिखाते हैं उसमें बड़ों के लिए भी कुछ है, तो आप उन्हें भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल, ताकि कोई एडल्ट भी कोई इंटरेस्टेड हो, क्योंकि कई बार होता है किसी के अंदर कि हम भी कुछ करें। बिल्कुल मैम। तो जैसे मैंने बोला कि जो लोग सीखना चाहते हैं, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो हमें आता है वो हम सिखाने के लिए हमेशा तैयार हैं। और बड़ों के लिए हमारे पास वैदिक मैथ्स तो देखिए सबको सीखनी चाहिए, मतलब वो इसलिए नहीं कि आप उसमें आप करियर बनाएंगे एक एज में आने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको एक्टिव रखेगा, आपको लॉजिकल बनाएगा। और जैसे हमने पहले कहा, माइंड एक्सरसाइज है। एग्जैक्टली मैम। इसके अलावा एक और माइंड की साइंस है जिसे कहा जाता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मीन्स होता है माइंड, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, एंड प्रोग्रामिंग सब लोग जानते हैं, जो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं एक डिजायर्ड आउटकम के लिए। सो इसमें क्या होता है, हम माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं लैंग्वेज की हेल्प से। तो आपने देखा होगा कई लोग जिंदगी में बहुत हताश उदास रहते हैं, वो उन्हें लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकते वो लोग, तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं उनके माइंड में, वो उन्हीं का आउटकम है। कई लोग आपने देखा होगा कि ये मानते हैं कि ये मेरे बस के ही नहीं है काम, तो वो लोग कभी कर भी नहीं पाते उन कामों को। तो अगर हम इसके रूट पे जाएं, एनएलपी हमें ये सिखाती है कि ये हो क्यों रहा है। कुछ लोग जिंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर रहे हैं, और कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं सक्सेस पाने के लिए। तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, क्योंकि ईश्वर ने ब्रेन एक जैसा दिया है सबको, ये सब लोग जानते हैं। अगर उन्होंने वहां पे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं की है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम ब्रेन होने के बाद एक आदमी बिल गेट्स बन जाता है और एक आदमी लाइफ टाइम तक पैसे के लिए स्ट्रगल ही करता रह जाता है। तो कोई तो कारण होगा उसका। तो उसका कारण पता चलता है हमें जब हम एनएलपी को समझते हैं। ये एक लाइफ साइंस है जो हमें सिखाती है कि लाइफ के हर एरिया में अच्छे रिजल्ट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो लगभग 3 साल पहले मैंने इस साइंस को सीखना शुरू किया, और ये आपके हेल्थ पे अप्लाई होता है,
क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो बीमार क्यों है। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है। बिल्कुल। आदमी को ये तो पता है मैं बीमार हूँ, बट उसके Exactly. रूट कॉज पे नहीं नहीं जाता जाता है। कारण क्या है? कारण क्या है? और जब मैंने एनएलपी को स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि मेरी हेल्थ के बहुत चैलेंजेस आए लाइफ में, तो वहां से मुझे समझ में आया कि 85% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। साइको मीन्स माइंड, सोमा मीन्स बॉडी, यानी आपके माइंड से बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब 85% बीमारियां तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद से जनरेट हो रही हैं। हाँ। और जिन लोगों को मेरी बात पे विश्वास ना हो, वो लुइस हे को स्टडी कर सकते हैं। उनकी बुक में वो खुद कैंसर की पेशेंट थी और डॉक्टरों ने कह दिया था अब आप सर्वाइव नहीं करेंगे, तो उन्होंने अपने सारे डेली रूटीन को स्टडी करना स्टार्ट किया, अपनी जो फूड हैबिट्स थी उनको चेंज किया, अपने थॉट्स को चेंज किया, पूरी बॉडी को जो जितने टॉक्सिन्स थे वो निकाले, अपने माइंड में जितने टॉक्सिन्स थे वो निकाले, और विद इन 6 मंथ्स उन्होंने अपने कैंसर को रिवर्स कर दिया। उसके बाद उन्होंने पूरी लाइफ इस बात पे डिवोट की है कि वाकई में 85% बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं, और हम क्या करते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैंने खुद फील किया है, जब से मैंने ये चीज़ें समझी हैं, मैं एक डिजीज़ फ्री लाइफ जी रहा हूँ अब। तो एनएलपी आपकी हेल्थ को अच्छा करता है सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह के आपके विचार यहाँ चलेंगे वैसे ही बीमारियां आपके शरीर में लगनी तय है, वो डिसाइडेड है, वो सारे पैटर्न्स रिसर्च में लिखे हुए हैं। आप जब उनको स्टडी करेंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि वाकई में ये विचार तो मेरे दिमाग में चल रहा था और इसी से रिलेटेड बीमारी मुझे लगी। तो मैं खुद सरप्राइज हुआ जब मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद ये कम्युनिकेशन मास्टरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें सिखाता है कि हम किस तरह से बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी बात समझ में आए। इसके अलावा ये वेल्थ का माइंडसेट सिखाता है। अच्छा। कि आप देखिए, इस दुनिया में सब कुछ सबसे पहले माइंड पे ही तो क्रिएट होता है। हाँ। आज आपने ये स्टूडियो क्रिएट किया, सबसे पहले आपके माइंड में ही तो आया। हाँ, तभी तो आपने क्रिएट किया। आइडिया तो वहीं आता है। आइडिया तो सबसे पहले वहां आता है। तो ये चीज समझनी हमारे को जरूरी है कि अगर हम वेल्थ को ग्रो कराना चाहते हैं तो वेल्थ भी तो पहले माइंडसेट का खेल है। तो वो हमें वेल्थ का माइंडसेट सिखाता है कि आप सिस्टमैटिकली अपनी वेल्थ पे कैसे काम करें ताकि वो ग्रो करती जाए। इसके अलावा रिलेशनशिप मास्टरी सिखाता है, क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं और अल्टीमेटली हमें सुबह से शाम तक लोगों से ही मिलना है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आइसोलेशन में जीऊंगा, क्योंकि आप सोसाइटी का पार्ट हैं। या तो आप जंगल में चले जाइए, महात्मा बन जाइए, पर हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें। तो ये हमें रिलेशनशिप मास्टरी सिखाता है कि आप कैसे अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहें। सिंपल सी बात है, जब आप अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहेंगे तो आपकी सक्सेस का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये एनएलपी हमें सिखाता है। ऐसे ही अगर आप अपनी लाइफ का कोई भी एरिया बोलेंगे वो इसका पार्ट है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने दुनिया के जितने सारे सक्सेसफुल लोग थे उनके पैटर्न्स को स्टडी किया कि अगर कुछ लोग रिच हुए तो कैसे हुए, उन्होंने ऐसा क्या पाथ लिया जो वो रिच बन गए। बिल्कुल। अगर किसी ने अपनी हेल्थ, जैसे मैंने नाम लिया था लुइस हे का, तो इस तरह के लोग जिन्होंने अपनी बीमारियों पे विजय पाई, कैसे किया उन्होंने, हर फील्ड से लोगों को सेलेक्ट किया। अगर कोई बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बना तो कैसे बना, कोई पैटर्न तो फॉलो किया होगा उसने, तभी तो बना। तो जब उन लोगों ने इन पैटर्न्स को कंबाइन किया तो पाया कि हाँ, कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं जो अगर कोई भी इंसान फॉलो करे तो वो भी सक्सेसफुल हो सकता है उस एरिया में। तो लाइफ के सारे एरिया इसमें कवर किए जाते हैं और मैंने इसको सीखा। मैं एक सर्टिफाइड कोच भी हूँ एनएलपी का, और अभी तक लगभग हम लोगों ने 1000 से ऊपर लोगों को ये सिखाया है, क्योंकि जब टाइम मिलता है तभी मैं सिखा पाता हूँ, बाकी टाइम तो स्कूल्स में चला जाता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मुझे ऐसा लगता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, मतलब अगर आप 15 साल से ऊपर के हैं और अगर आप 70-80 ईयर्स तक की भी एज रेंज में आते हैं तो आपको सीखनी चाहिए। और ये बेसिकली इसे मैं कहता हूँ सक्सेस की साइंस है ये, क्योंकि ये आपको हेल्दी, हैप्पी और प्रोडक्टिव रहना सिखाती है। और इस दुनिया में वही सक्सेसफुल है जो हमेशा खुश रहता है। तो खुश रहना ही अपने आप में सक्सेस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा आपके इस शो के माध्यम से कि आप सीखिए, हम सिखाने के लिए तैयार हैं और ऑलरेडी हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 से 3 महीने में हमने कम से कम 10 स्कूल्स कवर करे, उनके टीचर्स को बेसिकली हम लोग सिखा रहे हैं, क्योंकि जब टीचर हैप्पी होगा, प्रोडक्टिव होगा, तभी तो बच्चों का रिजल्ट चेंज कर पाएगा, वो पास ऑन होगा। करेक्ट करेक्ट। सो एक बात होती है ना कि मतलब आप खुशी के लिए काम कर रहे हैं या खुश होके काम कर रहे हैं। तो जो इंसान खुश होके काम करेगा वो अच्छे रिजल्ट क्रिएट करेगा ही करेगा। और आज आप देख लीजिए, आप
कहीं पर भी खड़े हो जाइए और 100 लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, आप पाएंगे कि 99 लोगों के चेहरे आपको मुरझाए हुए दिखेंगे। आप बिल्कुल। कभी भी ऑब्जर्व कीजिए इस बात को। बिल्कुल। तो दुनिया पता नहीं क्यों इतने स्ट्रेस में रहती है, और जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी बॉडी सेल्स प्रोडक्टिव नहीं रहती हैं, क्योंकि उसका देखिए ये साइंस है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब जब आप NLP समझते हैं तो कहीं ना कहीं आप टेक्निकल नॉलेज भी अपनी बॉडी के बारे में सीखते हैं, और जो अपनी बॉडी के बारे में समझ रखेगा वो स्वस्थ रहेगा। तो जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं, आपकी जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। आप बिल्कुल। जैसे स्ट्रेस में आते हैं, आपका चेहरा मुरझा नहीं जाता, एकदम से उदास हो बिल्कुल। जाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं सेल्स की प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। तो ये चीज़ें सबको सीखनी चाहिए अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है। और आज आपकी कार खराब हो जाती है, टूट जाती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन लाइफ तो एक ही मिली है, तो उसको जब तक हम अच्छे से ना जिए तब तक मजा क्या है उस लाइफ को जीने का। तो इसलिए अगर आपने जैसे बड़ों की के लिए कोर्स की बात की है, तो जो मुझे आता है मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। उसके आगे के लेवल के लिए हम कभी किसी बड़े ट्रेनर को भी बुला सकते हैं कोटद्वार में, बट ठीक है, स्टार्ट हमने कर दिया है ऑलरेडी इस फील्ड में, और सबको सीखनी चाहिए ना। सर, जैसा आप अपना प्रोग्राम जो है वो कोटद्वार में आप काफी टाइम से इसको रन कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे चैलेंजेस भी आपको यहाँ पर आए, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस की हो जब आपने इस प्रोग्राम को शुरू किया? जब स्टार्टिंग में हम कोटद्वार आए तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आए, बहुत ज़्यादा तो नहीं आए, और चैलेंज था अवेयरनेस का। क्योंकि देखिए, जब भी आप कोई नया काम करते हैं तो पहले पेरेंट्स को समझाना जरूरी होता है कि आपके बच्चों के लिए ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, तभी पेरेंट्स उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और जिस एज ग्रुप को हम पढ़ाते हैं वो बच्चे अभी छोटे हैं, उनको शायद अभी डिसीजन लेना नहीं आएगा कि ये मेरे लिए सही है या गलत है। तो सबसे पहला चैलेंज यही था कि पेरेंट्स के माइंड में ये चीज़ क्लियर करें कि वाई दीज कोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो मैंने स्कूल्स में संपर्क किया, और सभी स्कूल्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया, हमारी मीटिंग्स करवाई पेरेंट्स के साथ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने हमें सपोर्ट किया। पेरेंट्स समझ पाए हमारी बातों को कि हाँ, वाकई में ये चीज़ें हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 1400 बच्चे इस समय हमारे स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं जब पेरेंट्स समझ पाए तभी वो नंबर्स बढ़ पाए हमारे। और हमारी भी शायद मुलाकात हाँ जी, बच्चों के बिल्कुल 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 बच्चे की वजह से बेटा हमारा स्टूडेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब यही एक बड़ा चैलेंज था, और आज भी वो चैलेंज आता है, क्योंकि आज जिस जमाने में हम रह रहे हैं वो 2 मिनट की मैगी और T20 वाला है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि हमने इस कोर्स के लिए एनरोल करा दिया और विद इन 1 मंथ या 2 मंथ कोई मिरेकल हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने भी सीखी कि जब पेरेंट्स से बात की जाए तो उन्हें पहले ये चीज़ बताई जाए। तो अभी मैं जब भी पेरेंट्स से बात करता हूँ या मेरी वाइफ पेरेंट्स से बात करती है, तो हम उन्हें समझाते हैं कि ये कोर्स 1 महीने 2 महीने का नहीं है। आप शहरों में जाइए, वहाँ पे लोग UKG से एनरोल कराते हैं इन कोर्सेज में, और 7th 8th 9th तक बच्चे 8-8 9-9 साल तक करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब वो अपनी मेंटल मैथ्स की स्किल को बढ़ाने के लिए 7 8 9 साल काम कर रहा है, तो उसका लेवल एक अलग होगा। वो लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पहुँचते हैं, तो उस लेवल पे आने के लिए हमें भी 7-8 साल लगाने पड़ेंगे। तो ये एक छोटा सा चैलेंज अभी भी है। अच्छा। तो ये बात पेरेंट्स को समझनी चाहिए कि हर काम में टाइम लगता है। आप ऐसे ही एक दिन में हीरो नहीं बन सकते हैं, रील्स में जैसे होता है। तो रियल लाइफ बहुत दूर है, मतलब रियलिटी में आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, हर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। करेक्ट। तो यही एक छोटा सा चैलेंज है। बाकी तो बहुत अच्छा लोगों ने सहयोग किया है, पेरेंट्स समझते हैं बातों को, और ज्यादातर पेरेंट्स अच्छे हैं। चैलेंजेस भी ना हो तो फिर मजा भी नहीं है। तो अच्छा सर, फ्यूचर्स को लेके क्या प्लान्स हैं आपके? देखिए मैम, जब मैं कोटद्वार आया था तो मेरे दिमाग में सिर्फ कोटद्वार था, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि है और मैं यहाँ के लिए ही काम करना चाहता था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वाई कोटद्वार ओनली, मतलब जो काम हम कोटद्वार के लिए कर सकते हैं वो हम पौड़ी के बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते, श्रीनगर के बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते, या सतपुली के बच्चों के लिए क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अब मेरा प्लान ये है कि हम इन कोर्सेज को उत्तराखंड के उन हिस्सों में पहुंचाएं जहां पे ये कोर्स नहीं होते हैं। मैं देहरादून का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि देहरादून एक शहर है और वहाँ पे ऑलरेडी ये कोर्सेज होते हैं। मेरा पर्पज़ यही है कि अब हम उत्तराखंड के उन क्षेत्रों तक पहुँचें जहाँ पर इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, रिमोट एरियाज तक,
और मैंने पिछले 5-6 सालों में ये अनुभव किया है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बिल्कुल। लेकिन उनके पास तक वो सारी फैसिलिटीज पहुंच ही नहीं पा रही हैं जो शहर के बच्चों को मिलती है। क्योंकि हमने खुद देखा, जब से हम फुल टाइम ये काम कर रहे हैं, कोटद्वार के हमने लगभग 5 से 6 बच्चों को नेशनल लेवल पे चैंपियन बनाया है। तो उससे पहले नहीं होते थे, तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। तो इसका मतलब टैलेंट की तो कमी नहीं है, उनको एक रिसोर्स प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, और उनको वो प्लेटफॉर्म्स देना कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर सके अर्ली एजेस में। बिल्कुल। तो जब हम कोटद्वार के लिए कर पा रहे हैं, तो फिर उन गांव के एरिया या छोटे और जो शहर हैं उन तक क्यों ना पहुंचे। तो मैं आपके शो के माध्यम से एक बात सभी को बोलना चाहूँगा, जो लोग पौड़ी, श्रीनगर या और इन क्षेत्रों में बैठे हैं, कि अगर आप का पैशन है टीचिंग, क्योंकि हम लोग बाय पैशन आए हैं इस एरिया में, क्योंकि हम लोग अच्छी जॉब कर रहे थे और हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं था कि हम टीचिंग की लाइन में आगे बढ़ें, लेकिन अब धीरे धीरे मज़ा आने लगा, तो हमारा एक पैशन बन गया है। तो हम चाहते हैं हमारी टीम में वही जुड़े जो जिसका एक पैशन हो कि मुझे बच्चों के लेवल को अपलिफ्ट करना है। तो अगर आपके अंदर ये पैशन है, थोड़ा बहुत आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और फिर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए इस फील्ड में आए, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको ट्रेन करेंगे और आप अपनी जगह पे बैठ के अपने समाज के बच्चों का भला करेंगे, साथ में अपना लेवल अपग्रेड करेंगे और एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है शहरों की तरफ। तो जिस एरिया में आप बैठे हैं, हम आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं, वहाँ पे आके सिखा सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, हम ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमारी है, सपोर्ट की जिम्मेदारी हमारी है, काम आपको करना पड़ेगा। तो एक अच्छी टीम बनेगी और हम पूरे उत्तराखंड के बच्चों को सिखाना चाहते हैं। यही विज़न, यही मिशन लेके हम लोग चलें। मैं चाहूँगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर हम वाकई में, क्योंकि मैं थैलीसैंड में पढ़ा, तो मेरे दिमाग में हमेशा वो छोटे कस्बे, छोटे गांव रहते हैं कि अगर भगवान की दया से हम लोग उन छोटी जगहों पे पढ़ के कुछ बन पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत कुछ बन गए हम लाइफ में, लेकिन ठीक है, एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं, तो क्यों नहीं और बच्चों का भला करा जाए। और आज हम लोग सक्षम हैं तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरा फ्यूचर का प्लान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमसे जुड़ेंगे तो उनका रोजगार बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ के लिए सरकार के भरोसे जिएं, हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं। और करियर को लेके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में अगर कोई आता है, तो एम्प्लॉयमेंट को लेके, करियर को लेके, एम्प्लॉयमेंट तो बेसिकली मतलब एक वो है, अर्निंग का सोर्स है, बट करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अगर बताएं। देखिए मैम, मैं तो ये कहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट ही है। अगर वैसे भी आप देखिए, अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप भूखे नहीं मर सकते। नॉर्मली देख लीजिए आप, अगर किसी की मैथ्स अच्छी है और वो शाम के टाइम पे 40-50 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है, तो वो एक डिसेंट अर्निंग कर लेता है। हाँ। 2-3 घंटे अपना बच्चों को पढ़ा के। तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो नॉर्मल मैथ्स हो चाहे वैदिक मैथ्स हो, जो हमेशा रहने वाला है, जिसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि एजुकेशन और मेडिकल ये एक ऐसे स्ट्रीम है, चाहे एआई आ जाए या कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, हमेशा रहने वाले हैं। और उसमें भी मैथ्स वाला तो चार्मिंग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों में एक्सपर्टीज होती है, ये स्किल आपके पास है, तो ये स्किल आप आगे पास ऑन करके बहुत अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। और जिस तरह से मैंने पहले भी बोला है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं वैदिक मैथ्स को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। वैदिक मैथ्स हो गया, योगा हो गया, इस तरह के जो प्रोग्राम्स जिनकी बात पहले नहीं होती थी अब होने लगी है। तो कहीं ना कहीं आगे एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी निकल के ये रहेगी गवर्नमेंट जॉब्स में भी कि आपको वैदिक मैथ्स आता है कि नहीं, आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर हैं कि नहीं वैदिक मैथ्स के। तो ये एडेड एडवांटेज हमेशा रहेगा। और अगर नहीं भी होता है, मैं कहता हूँ वर्स्ट केस में नहीं भी होता है, तो आप खुद का सेंटर खोल के पढ़ाइए बच्चों को, क्या प्रॉब्लम है। तो मैथ्स तो एवरग्रीन है, जो खुद के लिए भी आपको ग्रो कराएगी, साथ में आप एक अच्छी अर्निंग हमेशा कर सकते हैं इससे। और एटलीस्ट अपने बच्चों का ट्यूशन ना देना। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल वो भी एक बेनिफिट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेंटल मैथ्स है, अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पता है इनके बारे में, तो आप ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं सभी पेरेंट्स को एक ही एडवाइस करता हूँ कि जब हम कोई बीज बोते हैं तो उस टाइम पर उस बीज की सबसे ज्यादा केयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने उस टाइम पे उसे अच्छा खाद पानी नहीं दिया तो वो बीज ही सर्वाइव नहीं करेगा, तो पेड़ कहाँ से बनेगा वो। या अगर किसी वजह से बन भी गया
तो उस पे उस क्वालिटी के फल कैसे आएंगे? क्योंकि जिस टाइम पे उसको अच्छे खाद पानी अच्छे इन्वायरमेंट की ज़रूरत थी, उस टाइम पे हमने उसको डिप्राइव कर दिया, तो उसकी ग्रोथ कहीं ना कहीं स्लो होगी या उस क्वालिटी की नहीं होगी जो आप सोच रहे थे उस पौधे के बारे में, उस बीज के बारे में। तो ऐसा ही इंसानों के साथ भी तो है। जब आपका बच्चा छोटा है तब आप उस पर ध्यान दीजिए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप उस एज में कीजिए उस पर। इन्वेस्टमेंट का, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लोग सोचते हैं सिर्फ पैसे की बात है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं होता है, आप उसे टाइम दीजिए। सबसे जो जरूरी चीज़ है, एक पेरेंट अपने बच्चे को टाइम दे, अपनी एनर्जी लगाए। एनर्जी का भी तो इन्वेस्टमेंट होता है और पैसे का भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो एनर्जी मेंटल मैथ्स में क्यों लगाए? क्योंकि मेंटल मैथ्स बच्चे की बेसिकली फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करती है। और जैसा आपने पहले भी बोला कि अगर बुनियाद अच्छी है तो बिल्डिंग कितने भी फ्लोर की आप बना सकते हैं। ऊंचाई फिर बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कहाँ तक वो जा सकता है। लेकिन अगर बुनियाद ही कमज़ोर है, क्योंकि मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूँ 7th 8th के, और जब मैं उनको बोलता हूँ 29 + 38 कीजिए तो वो नहीं कर पाते हैं माइंड में, और लिखते हैं फिर वो 9 + 8 ऐसे करके वो टाइम लगाते हैं। या मैं उनको बोलता हूँ कि एक फ्रैक्शन है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। अगर 7th 8th 9th के बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं वो एक फंडामेंटल वीकनेस लेके आगे बढ़ रहे हैं जी। तो वो उनका चैलेंज आने वाले टाइम के लिए और बढ़ता जाएगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हमने अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, आप सिर्फ 3 साल रुक जाइए। अभी तो सिर्फ लोग एक फन के तौर पे एआई कर रहे हैं, आप 3 साल रुक जाइए और 3 साल बाद देखिए आपकी एआई क्या करेगा। सिर्फ 3 साल, ज्यादा समय नहीं बचा है। तो कहीं ना कहीं चैलेंज आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाले हैं। स्किल अगर आपके बच्चे के अंदर है तो वो सर्वाइव करेगा, और अगर स्किल नहीं है तो उसके फ्यूचर पे थ्रेट बना रहने वाला। आप इसको सिर्फ मेंटल मैथ्स मत समझिए, क्योंकि मैथ्स ब्रेन को एक्टिव करता है, फोकस को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है और आपके ओवरऑल कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करता है आपकी ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं अगर वो उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है आपका बच्चा, तो वो अच्छा करेगा लाइफ में। तो आप इसको थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण इसके बारे में बदलिए। आप इसको सिर्फ मैथ्स अच्छा करने के लिए मत देखिए, आप उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आपने एक तरह से ये पैकेज दिया है। और हम कोशिश भी करते हैं, जब हमारे सेंटर पे, स्कूल्स में तो देखिए हम लिमिटेड क्लास लेते हैं, बट जब हम सेंटर में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उन्हें सिर्फ मेंटल मैथ्स नहीं सिखाते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमने कुछ NLP में भी ट्रेनिंग्स ली हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम लोग उन्हें छोटी छोटी टेक्निक्स कराते हैं, जिससे उनके बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं। क्योंकि सारा खेल उन्हीं का है। अगर बच्चा मान रहा है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो वो हमेशा उसके लिए डिफिकल्ट रहेगा। और एक बच्चा कहता है कि मैथ्स तो फन है, तो वो हमेशा उसको एंजॉय करेगा। तो वही चीज हम बच्चों को छोटे छोटे NLP की टेक्निक्स के थ्रू उनके माइंड में इंस्टॉल करते हैं, वो प्रोग्राम्स, जिससे उनका इंटरेस्ट बढ़ता है मैथ्स में। क्योंकि जब बच्चा 9th 10th 11th में चला जाता है, हमारे लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं उनके ऊपर, और तब तक उसका मैथ्स, मतलब उनको लगता है मैथ्स मतलब एक राक्षस है बहुत बड़ा, जिसको शायद वो ये सोचता है मैं कर ही नहीं सकता इसको। तो अगर आपका बच्चा 11th 12th में पहुंच गया और आपने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए उस पर इन्वेस्ट कर दिए, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? नहीं आ सकता ना। बिल्कुल। तो उससे अच्छा तो ये है कि हम जब बच्चा हमारा छोटी एज में है, तो तब इन बातों को समझें और उस टाइम से बच्चों के ऊपर ध्यान दें हर तरह से। मैं सिर्फ मेंटल मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जिस फील्ड में उसका स्किल डेवलप हो सकता है उस फील्ड में उसको ले जाएं। तो ये मैसेज मैं सभी पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने मेंटल मैथ्स को लेकर बताई हैं। और मेरी शुभकामनाएं हैं, आपने जो फ्यूचर में सोचा है आप उस तरीके से, आप रिमोट एरियाज़ में भी जो काम कर रहे हैं तो वो भी। और बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। तो आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इस तरह की पर्सनालिटीज़ हमारे शो में अक्सर हम बुलाते हैं। और आपकी नज़र में भी अगर कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए या हम लोगों के लिए, जिनका इस शो में आना, इस प्लेटफॉर्म में आना फ्रूटफुल हो सकता है किसी भी तरीके से, तो आप हमें मैसेजेस या कॉल्स के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी है,
और हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से देते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।